सभी भैया बहनों को नमस्ते, सुप्रभात। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा नवम का पाठ 2, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, जो कि लेखिका ने अपने समय की जो औरतें थीं जिनसे उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा था उसके बारे में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया। उनमें से एक तो उनकी माँ थी, नानी, दादी, परदादी, पिताजी और उनकी कुछ जो बहनें थीं उनका भी उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। और उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय जो वहाँ का माहौल था और उसके जो उनके जो पिताजी थे वो भी क्या थे, एक देशभक्त थे। तो उन सब का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। उनकी जो परदादी है, उन्होंने उनकी माँ के लिए भगवान से प्रार्थना की कि उनको लड़की होनी चाहिए पहली बार, लेकिन भगवान से वो बार बार मांगती रही और भगवान ने उनकी ऐसी सुनी कि उनके एक नहीं दो नहीं एक साथ 5 कन्या एक के बाद एक पैदा हुई। जो माँ जी थी उनके लिए क्या कहें, वो तो क्या थी, भगवान को क्या कहे, भगवान तो है ही सही। माँ जी के सामने तो नामी चोर भी क्या है, अफरा तफरी में आ जाते हैं। मतलब जो नामी चोर था एक बार, उसको भी क्या है माँ जी ने अपनी बातों से ऐसा उलझाया कि वो पकड़ में आ गया। इसका माँ जी और नामी चोर का किस्सा हो संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था कि माँ जी ने एक चोर को कैसे बंदी बना लिया था और उसको अब उसकी करने का फल दिया था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आए थी। एक बार जो दादी थी उनको चोर का भी आमना सामना हुआ था उनसे। हुआ यूं कि अब कैसे हुआ था वो एक यहाँ पे वो कहानी के द्वारा बता रही है, पूरा वृत्तांत उसको बता रही है। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव चल गए हुए थे। जब शादी होती पहले तो ये मानते थे कि बारात में मर्द ही जाया करते, औरतें घर पे रहा करती थी। औरतें सज धज कर रत जगा कर रही थी, मतलब वो अपने मनोरंजन के लिए कुछ खेल वगैरह करती जो वो यहाँ पर कर रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगा कर हवेली में घुसा। सब नाच गाना हो रहा था, ढोलक बज रही थी, तो उस शोर में जो एक नामी चोर था वह कब हवेली में घुस गया, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, मतलब चोर तो घुस तो गया, उसकी किस्मत अच्छी थी, अंदर घुस गया, लेकिन उसकी बदकिस्मती क्या हुई कि जिस कमरे में वो घुसा उसमें माँ जी सोई हुई। माँ जी मतलब लेखिका की परदादी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी। जो परदादी थी वो औरतें शोर कर रही थी, वहाँ पे नाच गाना कर रही थी, तो वह उस शोर से बचने के लिए दूसरे कमरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। चोर था, उसने पता नहीं कौन सा जुगाड़ लगाया उन्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए, उतरा ही था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। मतलब जो उसे पता था कि जो बुढ़िया है उस कमरे में सोती है परदादी, लेकिन उसे क्या पता था कि जो बूढ़ी औरतें होती है वो भी क्या करती है, अपना कमरा बदल लेती, यहाँ से वहाँ सो जाती जाके। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। बुढ़ापे की नींद कैसे होती है, ऐसी बिल्कुल हल्की सी आहट सुनते वो जाग जाती है। माँ जी ने कहा, कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंग का जवाब दिया। मतलब जी मैं, ऐसे नहीं बोलता है चोर कि मैं चोर हूँ, जी मैं। तो माँ जी ने क्या कहा, पानी पिला। चोर ने कहा जी मैं, मतलब मैं आपको पानी पिलाऊँ? चोर झिझक कर रह गया, उसे डर लग रहा था कि मुझसे पानी मांग रही है। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली है। जैसे ही माँ जी ने उससे कहा कि पानी पिला, तब उन्होंने उठना, बिस्तर से उठी और अपना जो लोटा था पानी का वो खाली, उसे पता लग गया खाली है। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भरकर ला। उन्होंने लोटा उसको चोर को देते हुए कहा कि इसे पकड़ ले और इसे पानी भरकर ले आ, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छान। मतलब लोटे के ऊपर कपड़ा बांधना है उसको और तरीके से पानी को छान कर उसमें भर के लाना है। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुँह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। मतलब वो तो कहना चाह रही है कि जो कपड़ा है उसको ध्यान से बांध, लोटे को, वो समझ रहा है कि मैंने जो मुँह पर कपड़ा बांधा हुआ है उसे कसकर बांधे रखना और तरीके से छानना, मतलब जो भांग है उसको छानना, मतलब उसको ध्यान से पीना। उसके मुँह पर भी कपड़ा बंधा और कमर में भांग बंधी थी। भगवान ने से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी कि भगवान के जो बाजे उनसे तार जुड़े हुए हैं, वो जो कहती है वो होकर रहता है।
पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर ने सच कह दिया। पहले तो मैं कर रहा था, बाद में उसने क्या कहा कि मैं तो चोर हूँ। घबराहट के मारे उसकी आवाज़ निकल गई। हुआ करे, माँ जी ने कहा, मतलब क्या हुआ? प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुँह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। मतलब अब उन्होंने पूरी बात साफ उनसे कह दी कि पानी मुझे पिला दो, मेरा धर्म खराब मत करना, लोटे को क्या है जो कपड़ा बंधा है ऊपर उसको ठीक से बांधे रखना, हटना नहीं चाहिए, और हाथ रगड़ धोकर पानी भर के लेकर आना। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? चोर के कह रहा है कि आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी क्या? तो क्या कहा माँ जी ने? कहा ना रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं। मतलब मैंने क्या कहा कि हाथ रगड़ कर धो लेना, सब नाच गाने में लगे हुए हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? मतलब कौन है यहाँ पर तेरे और भगवान के सिवा जो मुझे पानी पिलाएगा? मैं तो पैसे मर रही हूँ। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया, जैसे उसने कहा ना कि तेरे सिवा और भगवान के सिवा कौन है मेरे पास, तो उसे क्या लगा जैसे भगवान के पास में बैठे हैं। चोर क्या है एकदम से घबरा गया। ऐसा घबराया वो कि लोटा लेकर वहाँ से चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। जैसे ही वो पूरी सावधानी के साथ पानी भर के ला रहा था, पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। किसको? चोर को, क्योंकि उन्होंने कुएं पर उसको देख लिया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम क्या हो गए? माँ बेटे हो गए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। मतलब एक लोटे से पानी पी लिया अपन ने, आधा मैंने पिया, तूने पिया, तुम क्या हो गए? एक लोटे का पानी पीने वाले, क्योंकि माँ बेटे होते हैं वो क्या करते हैं, एक गिलास एक बर्तन से पानी पी लेते हैं, उसी में खाते हैं एक बर्तन में। तो क्या हो गए? हम माँ बेटे हो गए। अब तू चाहे तो चोरी कर या फिर खेती, मतलब या फिर यहाँ से रवाना हो जा। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती में लगा। मतलब या तो तू अपनी खेती बाड़ी कर या फिर चोरी कर। तो जो बेटा था बेचारा वो क्या करता? बेचारा काम धंधा छोड़ दिया चोरी का और अपनी खेती बाड़ी में लग गया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुष बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। जब मैंने उसे बहुत सालों बाद देखा तो मुझे वो क्या है, बहुत ही प्यारा सा बूढ़ा लगा, मतलब भला भला सा लगा। अब खानदानी विरासत कहे या जीवाणुओं का प्रकोप, मतलब जीव वाला किस्सा तो ख़त्म हो चुका है। अब वो बता रही है लेखिका, अब खानदानी विरासत कही है जीवाणुओं का प्रकोप, मतलब जैसे हमारी दादी में थे वैसे ही क्या है, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी, एक नानी और एक परदादी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। मतलब दोनों के बीच में क्या है, मैं फंस गई। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। मैं मतलब जो नानी मेरी लेखा थी वो बीमार पड़ गई। उन दिनों टाइफाइड का सा जानलेवा रोग माना जाता था। उस समय टाइफाइड से भी क्या होती थी, लोगों की जान चली जाया करती थी। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। मतलब कि तुम जश्न में नहीं जा सकती। डॉक्टर ने मेरे रोने के बाद ही मुझे साफ मना कर दिया। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। जो डॉक्टर थे वो क्या थे, हमारे नाना जी के दोस्त थे, इसलिए पिताजी ने भी क्या है, कुछ नहीं कहा। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। मतलब मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उसमें समारोह था उसमें मैं जाऊं, लेकिन मुझे नहीं जान दिया। मैंने बहुत रोना धोना किया, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मैं इतना रोई जैसे कोई मेरी गुड़िया टूट जाती है। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी भी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। मेरी जो उम्र थी 9 साल की वैसी थी कि मैं गुड़िया से भी नहीं बहकती कि मुझे गुड़िया दे खिलौने लगते मैं उनसे मान जाऊँ, या फिर इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टर की कही हुई बातें मैं समझ पाती, क्योंकि मुझे इतनी उस समय समझ नहीं थी। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स
कराम जो उपन्यास पकड़ा गए, जो ये उपन्यास होते हैं वो पकड़ा गए ताकि मैं अपना मन उसमें लगाती रहूँ। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, मिराक मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ होता। जो सब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के सभी प्राणी पलायन कर चुके थे। मतलब पिताजी थे घर में मेरे, उसके अलावा सब लोग क्या जा चुके थे। पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। तो मैंने लगा कि पिताजी किताब पढ़ रहे थे, क्या करती हूँ, किताब पढ़ना शुरू कर देती हूँ। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं। मतलब जब मैंने एक बार किताब खोली उसके बाद मुझे लगा ही नहीं कि मैं दोबारा रोना शुरू कर दूं, क्योंकि मेरा मन उस किताब में इतना लग गया था। अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गम हो गए। मतलब मैंने वो किताब को बार बार पढ़ा तो जो उसके सारे पाठ थे वो क्या हुए, आपस में गुम हो गए। मतलब कैसे कि मुझे पता नहीं लगा कि मैंने कौन से पाठ पढ़ लिए, कितनी बार पल्ले पढ़ा, कितनी बार में कहना मुश्किल था। मतलब कितनी पहली बार में उसे पल्ले पढ़ा, मतलब कितनी बार मुझे पहले बार पढ़ा, पाठ को पढ़ा, मैंने किताब पढ़ा तो मुझे क्या पल्ले पढ़ा, बाद में कितना पढ़ा, ये कहना मुश्किल है। मतलब मेरा मन करा कि बार बार किताब को पढूं, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। उसमें एक अध्याय था जो कि छोटे बच्चों पर अत्याचार होने का या उनसे जो होता उसके बारे में बताया था, इसलिए मुझे पहली बार में क्या हो गया, कंठस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाव को प्रभावित करता रहा। उम्र के हर पड़ाव पर जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वो वो किताब थी उसको मैं पढ़ती रही और मेरे उसके जो बातें थी वो मेरे साथ हमेशा चलती रही, और मैं लेखिका के जो एक महत्वपूर्ण भाग होता है उसको मैं प्रभावित करती रही और ऐसा मैं लिखने का प्रयास करती रही। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वह कट गुलाब उपन्यास के कई अंश मैंने उसमें पढ़े थे। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। जो मेरी दादी थी उसकी मन्नत इतनी अच्छी थी, भगवान ने इतनी अच्छी मन्नत उनकी मांगी थी। जो मेरी बहनें थी वो भी क्या थी, कभी भी किसी भी भावना का शिकार नहीं, वो हमेशा अपने हिसाब से रहती। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। मतलब जो परदादी थी, मेरी माँ थी, जो अपने साथ रहती वैसे ही वो भी अपने मर्जी से रहने लगी, किसी भी चीज़ से उन्हें कोई इनकार नहीं करता था। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। मुझसे बड़ी बहन का नाम क्या था, मंजुल भगत। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनने, मतलब बाद में पति का नाम था उसने ग्रहण कर लिया, उससे कोई हीन भावना उसके अंदर नहीं आई, उसने बाद में अपना नाम क्या रख लिया, मंजुल भगत। पहले तो उसका नाम क्या था, रानी। दूसरे नंबर पे मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। जो लिखता थे वो क्या थे, दूसरे नंबर की बहन थी। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लिखा नाम चला मृदुला गर्ग। मैंने भी क्या है, शादी के बाद लिखना शुरू किया था तो मेरा नाम क्या हो गया, मृदुला गर्ग। याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। उससे पहले क्या था, नारीवाद का चलन था कि शादी के बाद क्या नाम नहीं बदलेंगे। मनु भंडारी का हवाला देकर हमने से पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, मतलब घर में रहती हो, जैसे घर वाले कहते हैं उसी को मानती हो, नाम क्यों बदला, मतलब अपना जो नाम था पहले का वो रखते, पति का नाम के साथ में क्यों अपना नाम जोड़ दिया। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। अब हम उन्हें क्या जवाब दें, ऐसा कोई हमारे पास जवाब भी नहीं था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा तो नहीं कि नाम बदलने से जो व्यक्तित्व है उसमें कोई फर्क पड़ गया या कुछ बदलाव उसमें आ गया। पूछने को तो पिताजी से लोग यही पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के नाम 2-2 रख छोड़े। मतलब आपकी 5 बेटियां हुई तो आपका मन नहीं पड़ा कि 5 नाम कम पड़े, तो इससे क्या करा आपने, कुछ बेटियों के नाम तो आपने डबल रख रखे हैं, क्यों भाई 2-2 नाम क्यों रखे उनके।
मुझसे छोटी बहन का घर का नाम था गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती थी। वो क्या लिखकर नहीं थी, मेरी बड़ी बहन और मैं क्या थी, लेखिका थी। उसका कहना था कि वो इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला तो होना चाहिए। जो मेरी तीसरी नंबर की बहन थी वो कहती थी कि मैं लेखिका नहीं बनूँगी। क्यों? क्योंकि सब लेखिका बन जाएंगे तो हमारी लिखी हुई जो चीज़ें उनको कौन पढ़ेगा। खैर उसके बाद जब चौथी पाँचवीं बेटियां हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। मेरी जो नंबर 4 5 वाली बहन थी उनके उन्होंने एक एक नाम रखे, बल्कि हम 3 बहनों के उन्होंने 2-2 नाम रखे। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम था राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, नंबर 3 वाली और 4 वाली। जो अचला थी 5वें नंबर की, वो भी क्या वापस से लेखिका बन गई। वो भी कविताएं और निबंध लिखने लगी। अचला और राजीव भी क्या है थे, लेखक बन गए। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है। मतलब मेरी बहन अचला है क्या है, मुझसे 8 साल छोटी थी और उसने हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में लिखना शुरू किया। पर राजीव फिर हिंदी के हवाले, मतलब फिर राजीव मेरा भाई था वो क्या वापस से हिंदी के अंदर आ गया। इस प्रकार से हम जो 6 बहन भाई थे उन्हें 5 बहन भाई में से हमारी जो 2 बहनें थी वो क्या है, वो लेखिका नहीं बन पाई, बल्कि हम 3 बहनें और 1 भाई लेखक बने हैं। हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। मतलब हम चारों बहन भाई क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं। पूरा जो परिवार है हमारा क्या करता है, हमारी लिखी हुई कहानियों को पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। ससुराल में जो मेरा था वहाँ पर मेरी जो ग्रंथ थे जो लिखती थी मैं उसको पढ़ने वाला कोई नहीं था। इस तथ्य को हजम करने मुझे काफ़ी वक्त लगा। हजम करने मतलब मुझे बहुत सी बात लगता है कि ये सब मेरी लिखी हुई बातों क्यों नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मुझे बाद में लगा कि नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर उसके फ़ायदे नज़र मुझे आने लगे। मतलब अगर जो घर वाले हैं अगर वो पढ़ने लग जाएँ तो क्या करेंगे, कुछ आलोचना करेंगे, कमी निकालेंगे। फिर उसके फ़ायदे मुझे नजर आने लगे। कम से कम घर के भी था तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि में 2-4 नहीं होना पड़ता। मतलब जो आलोचक हो जाते हैं बाहर तो आलोचना करते हैं कविताओं की, निबंधों की जो हिंदी में लिखते हैं, लेकिन घर में मैं इन चीज़ों से बची रही। कोई मेरी आलोचना करने वाला नहीं था क्योंकि मेरी किताबों को पढ़ता भी नहीं था, और पढ़ते तो आलोचना वो अवश्य करते। आज तक हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।